So welcome once again everyone, and I am very glad that you all are part of Pragati. And so basically we have to consider that we are starting our academic session right now, right here, and you must take all these classes very seriously first. Everything will be going just like your physical classroom, right? You have to appear in the group. Of course we will be discussing and interacting over other platforms so that we can take your queries, doubts, questions. So one-on-one interaction, just like we do in the classroom or during the study hour, we'll do those steps as well. I have already taught a lot to the students who appear for e-summer course, but ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। बात उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज़ डू नॉट टेक इट एज अ मोनोटोनस रूटीन. We'll be soon covering these portions. And for the students who have joined new or who are new, you should watch my videos, watch my previous videos which I delivered during the e-summer course program. That will be, be very, very beneficial for you. So without taking any more time, I'll start with mode concept, the first chapter, basic concepts of chemistry. So starting with the mode concept. मोल कॉन्सेप्ट, तो बहुत लोग इस लेक्चर को देखे होंगे, तो आई थिंक ये सारे लेक्चर को देखो, एटलीस्ट पहला 2 लेक्चर को देखो, ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका काम आता है। जो लोग पढ़े हैं वो देख चुके हैं। तो मोल कंसेप्ट, एज आई टोल्ड यू, इट इज द सोल बैकबोन ऑफ द एंटायर केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग विद मोल कंसेप्ट, तो हम लोग आज शुरू करते हैं मोल से कि मोल क्या होता है। मोल के पहले, जानने से पहले पता होना चाहिए कि एटम्स क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये लगभग सारे लोगों को पता है कि एटम्स इज द फंडामेंटल पार्टिकल, ये होता है फंडामेंटल पार्टिकल, और ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो फंडामेंटल पार्टिकल which cannot be further divided into electrically charged particles. तो ये हो गया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, 2 or more atoms in a definite ratio of elements, जिसको भी देखे थे। तो ये बेसिक सा है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मोल से, ठीक है। मोल के बाद फिर वापस जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आएंगे तो वहां पर एक बार और इसको देखेंगे। तो मोल्स क्या होता है, अब देखो एक चीज पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जब हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मतलब बहुत बहुत लार्ज नंबर होता है, जो कि अभी जब कैलकुलेशंस देखेंगे तो पता चलेगा। अब सोचो, जो चीज दिख नहीं रहा उससे कुछ बना हुआ है, जैसे सेल, तो सेल का भी कितना अमाउंट होता है, इनॉर्मस अमाउंट, crores and crores, billions and trillions of cells are there in your body। तो इतने बड़े बड़े नंबर को डील कैसे करें, ऑर्डिनरी नंबर से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कंसेप्ट लाए मोल का। तो जैसे 1 डजन में कितना होता है, 12, 1 डजन में 12। जब हम बात करते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 एंटिटीज, 1 डजन इज इक्वल टू 12 एंटिटीज ऑफ एनीथिंग। जब हम बोलेंगे 1 डजन ऑफ पेन, इसका मतलब क्या हो गया, 12 पेन्स। 1 डजन ऑफ मैंगो, तो क्या हो गया, 12 मैंगोस, राइट। 1 डजन ऑफ शर्ट्स, तो क्या हो गया, 12 शर्ट्स। यानी डजन वर्ड जो है ये बताता है कि ये डजन जिसके भी बारे में बात करेगा वो 12 के बारे में बात करेगा, वो उसका अमाउंट कितना होगा, 12। सिमिलरली मोल जो होता है, मोल एक ऐसा नंबर है जो ऐसे ही डजन के जैसा है। डजन में 12 होता है, तो मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर। मोल में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर।
तो हम बात करेंगे वन मोल क्या होता है। देखो इसका एक डिटेल लेक्चर है मेरा, लेक्चर 1 मोल कंसेप्ट बेसिक अप्रोच, वो भी देख सकते हो। फिलहाल इस यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो मोल क्या है अपना, उसके अंदर होता है एवोगैड्रो नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, तो ये भी बोल सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं Na से। जैसे 1 डजन में 12 होता है, तो मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर। 1 डजन में 12 नंबर, तो मोल में 1 मोल में कितना एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल में 2 एवोगैड्रो नंबर। जैसे यहाँ बोलेंगे 2 डजन, तो क्या हो जाएगा 2 × 12, तो उसी तरीके से 2 मोल इज इक्वल टू 2 एवोगैड्रो नंबर और 2 Na। ये जो है नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। यहाँ तक पूरा क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोल क्या होता है, मोल होता है कि इट कंटेन्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, इट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स as there are in 12 gram of C12 atom। C12 atom 12 ग्राम अगर C12 का लेंगे, C12 एक आइसोटोप है। जैसे C12 होता है C13 होता है, जैसे 612 होता है और 613, तो ये दो आइसोटोप्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, मास नंबर 12 है, वैसे एटम का अगर 12 ग्राम अमाउंट है तो उसमें जितना पार्टिकल होगा उसको हम बोल दिए कि वो 1 मोल के बराबर है। वो किसके बराबर है, इसका मतलब हो गया ये 1 मोल के बराबर है। और इसको हम जब फाइंड आउट किए तो पता चला कि 1 मोल में कितना नंबर है एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कितना नंबर है एवोगैड्रो नंबर, और ये एवोगैड्रो नंबर को डिनोट कर दिए Na से। अब यहाँ पर रिवील कर देंगे कि एवोगैड्रो नंबर का जो अमाउंट होता है, जैसे 1 डजन में 12 होता है, तो 1 एवोगैड्रो नंबर या फिर 1 मोल में होता है 6.022 × 10⁻23। ये कई जगह 022 के जगह 023 भी रहता है, दोनों चलता है। अभी हम लोग 023 करके चलेंगे क्योंकि इधर 23 और यहाँ 23, तो कॉमन ऐसे लेकर के चलेंगे, ध्यान में रखिएगा। 6.023 × 10⁻23 एंटिटीज। तो जैसे 1 डजन में 12, तो 1 मोल में कितना हो गया एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 6.022 × 10 और 23 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सर्ट्स, तो 6.023 × 10⁻23 सर्ट्स। इट इज जस्ट लाइक 1 डजन। 1 डजन में 12 होता था, यहाँ पर 1 मोल में कितना है एवोगैड्रो नंबर। और 1 मोल को डिफाइन कैसे किए, तो हम बोले कि 12 ग्राम ऑफ C12 एटम का जो कलेक्शन होगा, वो जितना एटम होगा तो या जितना पार्टिकल होगा, तो वो अमाउंट हमारा 1 मोल हो गया। तो हमको पता चला कि वो अमाउंट जो है कुछ इसके बराबर है। यहाँ तक कहानी को खत्म करते हैं। तो मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे कि हमारा मोल जो है ये है। अब मोल किसको बोलेंगे वो हम लोग डिफाइन करेंगे अब आगे। तो मोल इज जस्ट अ टूल। जैसे डजन होता है, हाफ डजन होता है, उसी तरीके से मोल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो ध्यान दो यहाँ पर कि एटॉमिक मास, एक एटम का मास निकालना बहुत ही टफ है। एक एटम का मास निकालना बहुत ही टफ है। तो इसके लिए हम क्या किए कि एक रेफरेंस ले लिए। जैसे 1 एटम का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 एटम का कुछ रेफरेंस लेकर के निकाल सकते हैं कि इसका ये कितना पार्ट है। ठीक है, जैसे जो हम लोग तराजू जो होता है वेइंग मशीन, उसमें क्या करते हैं कि 1 kg एक रेफरेंस लिए, उसको डिफाइन कर दिया। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बॉडी उसको डिफाइन किया कि ऐसा मास जो होगा 1 kg के बराबर है। तो ये रेफरेंस के अगेंस्ट में जो 5 एप्पल आ गया तो 1 kg को बैलेंस कर दिया, तो हम बोलेंगे 5 एप्पल इज इक्वल टू 1 kg, 6 बनाना इज इक्वल टू 1 kg, 12 मैंगोज इज इक्वल टू 1 kg। कुछ ऐसा ही करते हैं, रेफरेंस लिए। सिमिलरली एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग एक रेफरेंस लिए। इनिशियली हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस लिए थे, लेकिन बाद में हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस छोड़ करके
कार्बन 12 को वापस। तो सारा रेफरेंस क्या हुआ है, कार्बन 12, मोल भी कार्बन 12, इधर भी कार्बन 12। तो कार्बन 12 जो है हमारा बहुत ही एक तरीके से बोलोगे मतलब सबसे अच्छा चॉइस है किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है हमारा, एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन किए, जैसे O लिखते हैं, O का एटॉमिक मास हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 16 यूनिट है। नाइट्रोजन का कितना है 14 AMU है या यूनिट है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट AMU से डिफाइन करते हैं। और 1 AMU को हम लोग डिफाइन कर दिए कि 1 AMU किसके बराबर है, राइट, वो भी जानना जरूरी है। तो 1 AMU को लिखे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। यानी C12 एटम का जो मास होगा, C12 एटम का मास कुछ इतना होगा, इसका 1/12 पार्ट कुछ ये होगा। इस पार्ट को हम लोग निकाल दिए, इस पार्ट को ये मान लेते हैं 1/12 पार्ट है। तो C12 एटम का 1/12 पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1 AMU। अब क्या किए कि वेइंग मशीन में हम ऑक्सीजन को डालें, ऑक्सीजन को डाल दिए, ऑक्सीजन यहाँ डाले, दूसरे साइड में बैलेंस करने के लिए 1/12 पार्ट 1 डाले, 2 डाले, इस तरीके से जब 16 डाले तो पता चला कि ऐसा पार्ट 16 टाइम्स जब आया तो ये दोनों बैलेंस हो गया। यानी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 AMU है, क्योंकि 1 AMU का जो अमाउंट था ऐसा ऐसा 16 टाइम्स हमको डालना पड़ा है, तो ऑक्सीजन का 16 AMU हो गया। सिमिलरली जब हम नाइट्रोजन को रखे तो पता चला कि 1 डाले, ये वाला पार्ट 1/12 पार्ट ऑफ C12, फिर दूसरा डाले, तीसरा डाले, 4 डाले, 14 पार्ट्स जब ऐसा ऐसा आया 1/12 वाला पार्ट तो हमारा, और 1/12 पार्ट क्या है एक्चुअली यही तो है 1 AMU। तो ऐसा जब 14 पार्ट्स हम इसमें यहाँ डाले तो बैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन का हम क्या बोलेंगे 14 AMU, ऑक्सीजन का हो गया 16 AMU। तो कुछ इस टाइप का रेफरेंस लेकर के हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किए। सो 1 AMU और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12 एटम। एम आई क्लियर? आई मस्ट बी क्लियर, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12। ये क्या है, ये है अपना एक्चुअली इसको बोलेंगे रेफरेंस। इसके रेफरेंस से हम लोग एटॉमिक मास को निकालना शुरू किए। अभी ये रेफरेंस भी काम नहीं करता, हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स है, मास स्पेक्ट्रोमीटर और बहुत सारे टूल्स है, इवन NMR का भी कंपैरिजन करके हम लोग मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी हैव अ डिफरेंट varieties of sophisticated tools using which you can calculate mass, but initially we took the reference that is 1/12 of C12 atom. That part, जैसे कि ये मान लो 1/12, तो that part is assigned 1 atomic mass unit और उससे कंपेयर कर दिए, जैसे नाइट्रोजन रखे 14 टाइम्स ऐसा ऐसा पार्ट को डाले, छोटे छोटे वो जो 1/12 पार्ट था तो बैलेंस हो गया। तो 1/12 पार्ट क्या था 1 AMU, तो 14 नाइट्रोजन का आ गया 14 AMU। तो इस तरीके से एटॉमिक मास हो गया और एटॉमिक मास निकल गया। तो अब यहाँ पर देखो, अब तुमको ऐसे तराजू लेकर के तो इसको नापोगे नहीं, है ना। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू either sophisticated tools nor you have access to weighing machine जिसपे एक एटम कहीं से तुम ड्राइव करके निकाल सकते हो। सो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइसेस। तो एक चॉइस है कि लगभग जितना भी एलिमेंट लाइफ में आएगा उसका एक एटम का जो मास है, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते जाओ। और इन जनरली तुम देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, किसी भी जेईई मेन का एग्जाम दो, जेईई एडवांस का, इवन हीलियम के का भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो लोग डालते हैं। तो उनका ये मानना है जेईई वालों का, जो क्वेश्चन की कमेटी है, कि बच्चों को कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। नोबेल प्राइज जो 2005 में दिए केमिस्ट्री में, उनका जाकर के एक कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि पूरा पीरियोडिक टेबल को एक राइम की तरह सुनाए, बहुत ही मजेदार। तो कुछ ऐसे ही अपना ट्रिक होगा, हम भी बताएंगे। तो इस तरीके से याद रहना चाहिए सारे ही एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जितना हो सके एटलीस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो पता चल गया कि एटम के कॉम्बिनेशन से भले वो एक डेफिनेट रेशियो में हो
लेकिन बनेगा अपना मॉलिक्यूल, यानी वन और मोर टू और मोर एटम्स अगर कंबाइन कर रहा है तो बनाएगा मॉलिक्यूल। वो दोनों एटम सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। अगर सेम टाइप का हुआ तो O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, कुछ इस टाइप का चीज आ रहा है। अगर डिफरेंट टाइप का हुआ तो H2O हो गया, H2SO4 हो गया, Cl2 हो गया, etc. So these are molecules which are made by combining, which are prepared by combination of two or more, यहाँ पर टू से ज्यादा एटम्स है तो उससे बन गया मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स बोलो ऑफ या फिर एलिमेंट्स बोलो प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और इसको mu से भी दिखा सकते हो, इट्स यूनिट जो है इसको हम लोग U से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिट। जैसे H2O इज अ मॉलिक्यूल, तो H2O का मास कैसे निकालेंगे? दो हाइड्रोजन एटम है तो वन हाइड्रोजन एटम का मास है 1 और हमारे पास है टोटल 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, सबको ऐड कर दिए तो आ गया हमारा 18 यूनिट। तो ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर मास, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें NaOH का, तो Na का मास होता है 23, O का होता है, अब ऐड करना है, O का होता है 16 और H का होता है 1, तो सबको ऐड किए तो आ गया 40 यूनिट। तो पता चला कि 40 यूनिट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आई रिपीट, 40 यूनिट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। नेक्स्ट पार्ट इज, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास तो हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड, ठीक है। H2SO4 तो 98 यूनिट, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट चीज है वो है अपना मोलर मास। तो यहाँ पर ध्यान दो कि पिछला टॉपिक पढ़े मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर पढ़ रहे मोलर मास। तो इस वर्ड से ही पकड़ लेना है कि ये बात कर रहा है मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस और बेसिकली केमिकल सब्सटेंस। तो मास ऑफ वन मोल है, ध्यान देना, यहाँ से तोड़ते जाएंगे और पकड़ना है तुमको। मास ऑफ वन मोल है किसी चीज का। अभी तक वन एटम का मास पढ़े, फिर बाद में वन मॉलिक्यूल का मास पढ़े, अभी मास ऑफ वन मोल पढ़ रहे हैं। तो बताओ, इसको हम ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, मास ऑफ वन मोल में कितना अमाउंट होता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वन मोल। तो वन मोल इज इक्वल टू वन एवोगाड्रो नंबर। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स और पार्टिकल्स बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? या तो एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है, जैसे केटायन एनायन, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, या फिर रेडिकल्स हो सकता है। तो आयंस, रेडिकल्स, ये सारा चीज हो गया। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मास ऑफ वन मोल, और वन मोल किसके बराबर होता है? अगर मोल तो एकदम ये हो गया यूनिट एक टाइप से, उसमें कितना एंटिटी है, तो एंटिटी है अपना इसके बराबर। तो मास ऑफ वन मोल, उसको हम लिखे मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ H2O, तो H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसको बोल सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2O। तो मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर दैट इज डिनोटेड बाय Na ऑफ H2O क्या है? H2O मॉलिक्यूल है तो H2O मॉलिक्यूल्स, और ये हो गया दैट इज मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें मास ऑफ वन मोल ऑफ O, तो O है, इसका मतलब क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स
एटम्स, दिस रिप्रेजेंट्स एटम्स। तो इसका मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर एनीथिंग में आ गया मॉलिक्यूल्स और यहाँ आ रहा है एनीथिंग मतलब एटम। तो Na ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ना, जैसे 12 1 मोल के जगह सोचो 1 डजन, तो 1 डजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 डजन एटम। सिमिलरली 1 मोल मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ एटम्स। तो ये हो गया एवोगैड्रो नंबर को क्या लिखते हैं, एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर तो ये होता है 23 ऑक्सीजन एटम्स। अब बात करेंगे कि मोलर मास होता क्या है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस तोड़ के बताए कि मास ऑफ मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास, गेटिंग इट। तो मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनीथिंग, यानी कि पार्टिकल क्या क्या है ये हम देख लिए। तो चलो मोलर मास निकालते कैसे, इसका एक आसान तरीका पढ़ेंगे और उससे हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान तरीके से इसको खत्म करेंगे अभी और सारा कुछ। टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड रुक जाओ, लेट मी चेक टाइम। 10 मिनट का और लेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि मोलर मास निकालते क्या है। तो सिंपल सोचो, ऑक्सीजन की बात जब करें, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, कैल्शियम का मास होता है 20 यूनिट, करेक्ट, ओके। तो अगर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एटॉमिक मास, ये क्या बता रहा है एटॉमिक मास, ध्यान देना है, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये बता रहा है एटॉमिक मास, दैट मींस कि ऑक्सीजन का मास जब हम 16 यू बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि अच्छा ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16 यूनिट है, अगर 4 एटम होता तो 16 × 4 यूनिट होता है, ऐसा ही कुछ। अगर 5 ऑक्सीजन का बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पर N2O5 अगर लिखे तो N2 है यानी 2 × 14 यूनिट प्लस 16 × 5 यूनिट। तो यहाँ कुछ 5 ऑक्सीजन एटम का मास आ रहा है 80 यूनिट और 2 का नाइट्रोजन का आ रहा है 28 यूनिट, ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। लेकिन यहाँ 5 का तो मास आया यूनिट में, ठीक है। तो ये चीज मेरे दिमाग में आ जाता है। अब सोचो सिमिलरली यहाँ से अगर बोलेंगे इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं, जैसे H2, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सारे एटम का मास, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 × 1 + 16 तो 18 यूनिट। यहाँ पर यूनिट हम लिखे हैं, यूनिट भी चलता है, चलो अच्छे से अगर इसको लिखे, हर बार मेरा वीडियो में ऐसा ही होता है, AMU हम जनरली यूनिट में लिखते हैं, तो लेकिन प्रॉपर तरीका है AMU में, राइट। H2O का फिर NaCl का हो जाएगा 58.5 यूनिट। और एक और एग्जांपल लेते हैं, NaOH का मॉलिक्यूल का मास होगा 40 यूनिट, क्योंकि 23 + 1 16 + 1 और ये 23 + 35.5। तो जब हम H2O की बात कर रहे हैं तो ये खुद रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये खुद रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो एनी मॉलिक्यूल जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका मतलब H2SO4 actually represents that it is 1 molecule of the sulfuric acid compound or substance, right, जिसका की मास हो जाएगा 98 यूनिट। तो ये एक एटम का मास है और ये है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल का मास। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं मोलर मास। क्या बात करने वाले हैं, मोलर मास। यहां से सोचो, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एटॉमिक मास जब हम बोल रहे हैं यानी 1 एटम का मास, अब मोलर मास बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ SI एटम का मास, यानी कि एक वेइंग मशीन लिए, वेइंग मशीन में हम क्या डालें, ऑक्सीजन का 1 एटम तो यहाँ रीडिंग देगा 16 यूनिट, 2 एटम डालेंगे तो 32 यूनिट, 3
ऐसे करते गए और डाल दिए हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स डाले, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया। ध्यान देना, बस पकड़ लोगे यहाँ तो क्लियर है। 1 एटम डाले 16 यूनिट, 5 एटम डाले तो 80 यूनिट। अब ऐसे डालते गए, चेक कर रहे रीडिंग, तो जैसे ही एवोगैड्रो नंबर पर पहुंचे तो अब कितना नंबर पूरा हो गया, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 मोल के बराबर। यानी अब जो रीडिंग देगा, क्या देगा यहाँ पर, जो रीडिंग देगा वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर। एटम डाले इसका मतलब 1 मोल के बराबर। अब जो रीडिंग देगा वो मोलर मास होगा। वो क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन डालेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम। तो जैसे ही 1 मोल किसी भी चीज का डालते हैं, एटम हो या मॉलिक्यूल, तो उसका जो रीडिंग अभी तक आ रहा था ना, 16 यूनिट, 80 यूनिट, 128 यूनिट, ऐसे जो आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही एवोगैड्रो नंबर पे पहुंचे, जैसे ही हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम डाल दिए, तो क्या हो गया, वो क्या 1 मोल के बराबर, यानी मास जो मिलेगा वो मोल का मास होगा, यानी मोलर मास होगा। तो उस केस में यहाँ जैसे ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स डालेंगे वो 1 मोल के बराबर हो गया, और अचानक यहाँ रीडिंग हमको मिल जाएगा ग्राम में, 128 यूनिट। ऐसे बढ़ते गए, लेकिन अब अगला जो आ जाएगा लास्ट, वो हो गया ग्राम में। तो किसी भी चीज का जो मोलर मास होगा वो ग्राम में हो जाएगा। 14 AMU से क्या हो गया, 14 ग्राम, 12 AMU से 12 ग्राम, 20 AMU से 20 ग्राम। जिसको समझ में नहीं आया फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक तराजू लिए, 1 एटम डाले 16 यूनिट, 2 एटम डाले, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 32 यूनिट, 3 एटम डाले 48 यूनिट। ऐसे डालते डालते अब नंबर हम बढ़ा रहे हैं, और एक नंबर हम पहुंच गए कहां पर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई रिपीट, एटम्स ऑफ, एक एक एटम करके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स तराजू में डाल दिए, वेइंग मशीन में डाल दिए, तो क्या हुआ, इसका मतलब वो अमाउंट जो है 6.023 वो 1 मोल के बराबर हो गया। यानी जो मास हमको दिखेगा वो 1 मोल का मास होगा, उसी को तो बोलते हैं हम लोग मोलर मास। तो ऐसे केस में जैसे ही तुम डालोगे ना 1 मोल ऑफ एटम या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, तो रीडिंग जो है, जो उसका एटॉमिक मास था वही ग्राम में कन्वर्ट होकर के शो कर देगा। तो इसका एटॉमिक मास क्या था, 16 AMU, तो ग्राम जैसे ही ये शो कर दिया, मतलब समझ गए कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हम वहां डाल चुके हैं। ठीक, 14 AMU से 14 ग्राम, 12 AMU से 12 ग्राम, 20 AMU से 20 ग्राम। तो किसी भी एटम का मास अगर ग्राम में चेंज कर दिए, क्या कर दिए, ग्राम में चेंज कर दिए, तो वो रिप्रेजेंट करता है उसके मोलर मास को। जैसे कार्बन का मास होता है 12 AMU ऑफ 1 एटम, तो 12 ग्राम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज इट इज मोलर मास 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर। तो ये हो गया। सिमिलरली H2O का 18 यूनिट, 18 यूनिट से हम डाल दिए 18 ग्राम, तो ये हो गया मोलर मास, मोलर मास। और ये मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या सिंपली बोलेंगे वाटर, वाटर बोलेंगे मतलब मॉलिक्यूल से बना है, यहां हमको बोलना पड़ा एटम। तो मोलर मास किसका होता है, एटम का भी होता है। मोलर मास किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का भी होता है। तो मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल तो किसी का हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 40 ग्राम। तो 40 यूनिट इज द मास ऑफ 1 एटम, सॉरी 1 मॉलिक्यूल, एंड 40 ग्राम is the mass of 1 mole molecules, 1 mole molecules, that is molar mass। ये चीज समझ में आ रहा है, यानी जो कुछ भी है उसको अगर ग्राम में लिख रहे हैं तो वो उसके मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 मोल का नंबर किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो आगे इस चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में सीखते हैं और एक दो न्यूमेरिकल करके क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक
लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास किस चीज का 16 यूनिट था, 16 यूनिट, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम ही तो है, यहाँ एटॉमिक मास है ग्राम, यहाँ सिर्फ एटॉमिक मास यू, तो यू से जी किए तो क्या हो गया एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एटॉमिक मास इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ एटम्स, और ये 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली molecular mass when expressed in gram, molecular mass है ना, तो क्या हो गया इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम है तो भैया अपना एटम होगा, मॉलिक्यूल है तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर। अब हम बोले सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तुम तुरंत से निकाल दोगे 98 यूनिट। हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालो, तो तुमको तो पता चलेगा कि मोलर बोल रहे हैं अगर सर, तो ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि H2SO4 तो सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना है ना, वहां एटम का कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हो गया वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 मोल अगर मोल में पूछा तो ये आंसर, और मॉलिक नंबर में पूछा तो ये हो गया नंबर। तो मोल और नंबर का रिलेशन याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर, 2 मोल इज इक्वल टू 2 एवोगैड्रो नंबर, 0.5 मोल इज इक्वल टू 0.5 और हाफ एवोगैड्रो नंबर, तो हाफ एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा 6.023 into 10 to the power 23 by 2, इसे डिवाइड कर दो 3.01 और 1.5 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ पर और समाप्त करते हैं इस चीज को, कि किसी भी चीज का हम यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, यानी एटम होगा तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ लिखेंगे मोलर मास, क्योंकि एटम होगा तो एटम के 1 मोल का मास मोलर मास, और मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास दैट इज मोलर मास। तो जब हम H2O की बात करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल है तो भी लिखेंगे 18 यूनिट, और 18 यूनिट इज द मास ऑफ 1 सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जमा हो गया तो एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर 1 मोल के बराबर, तो मोल का मास यानी मोलर मास उसको बोलेंगे। और जब कभी भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां भी जमा होगा, इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ 1 मोल जमा हो गया, मोलर मास हो गया। और वैसे केस में एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा वेइंग मशीन अभी तक यूनिट में आंसर दे रहा था, अचानक से वो चेंज करेगा अपना बिहेवियर और रीडिंग दे देगा इन ग्राम। तो 18 यूनिट का जो मास है 1 मोल का मास वो हो जाएगा 18 ग्राम, और जहां भी ग्राम दिखा इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये इसका मोलर मास के बारे में बात कर रहा है, राइट। H के 1 एटम का मास 1 यूनिट, बट जब कभी भी H का एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जमा कर दो, दैट मींस यू ब्रिंग 6.022 और 23 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको एक जगह रख दो, उसका वे करो, तो वो वेइंग मशीन क्या आंसर देगा 1 ग्राम। यानी कि जो यूनिट था वो सिंपली ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, तो मोलर मास को बता रहा है। मॉलिक्यूल का मास जो यूनिट में था वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो मोलर मास बता रहा है। सिमिलरली NaOH जिसका कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होगा 40 यूनिट, उसका मोलर मास हो जाएगा सिंपली 40 ग्राम। ठीक है, Na को छोड़ देते हैं, H2SO4 को पकड़ लेते हैं। H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल बता रहा है 98 यूनिट, तो 98 ग्राम इसका मोलर मास है, और 98 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को, और 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही तो है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाउ टू फाइंड
द नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल जाएगा, बहुत ही आसान सा चीज है ये तो, है ना। तो करना क्या है, किसी भी चीज का अगर हम लोग को निकालना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे हम बोलेंगे H2SO4 और H2O, तो H2O का पता है 1 मोल का मास क्या करेंगे, सिंपली 1 मोल का मास अगर निकालेंगे, मोलर मास 1 मोल का मास क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो अगर हम बोलेंगे कि यू है 36 ग्राम ऑफ H2O, यू है 36 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड द नंबर ऑफ, इतना खराब मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, ये चौक छोटा है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो 36 ग्राम ऑफ H2O में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पता करेंगे। अच्छा H2O का मोलर मास क्या होता है भाई, तो पता चल गया 18 ग्राम। H2O का मोलर मास क्या है, मोलर मास से ही तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। तो 18 ग्राम रिप्रेजेंट्स 1 मोल, तो 1 ग्राम रिप्रेजेंट्स 1/18 मोल, ठीक है। 36 ग्राम रिप्रेजेंट्स 1 × 36/18 मोल, और यही था हमारे यूनिटरी मेथड क्लास 6 में पढ़े थे, तो आ गया दैट इज 36/18 मोल इज इक्वल टू 2 मोल। दूसरा देखो, अगर यू है 32 ग्राम ऑफ O, सिंगल एटम में ऑक्सीजन एटम, तो पता चला कि ऑक्सीजन एटम का मास जो होता है 16 यूनिट होता है, लेकिन 16 ग्राम जब लिखेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/16, और 32 ग्राम इज इक्वल टू 1/16 इंटू 32, तो हो गया 32/16। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस सब्सटेंस का मोलर मास लिखेंगे, और किसी भी सब्सटेंस का हम मोलर मास आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का, अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, दैट विल बी आवर मोलर मास। फॉर एग्जांपल H2SO4, इसका मोलर मास क्या होगा, तो सबसे पहले पता करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, 2 × 1 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, बट 4 मॉलिक्यूल है, इसको ऐड कर दो तो 98 यूनिट आएगा। तो 98 यूनिट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे ही हम 98 ग्राम लिखे, इसका मतलब ये क्या हो गया, मोलर मास। तो हम बोलेंगे 98 ग्राम इज रिप्रेजेंट्स 1 मोल, और हम पूछेंगे कि यू हैव 40 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना मोल्स है, 1 ग्राम में क्या हो जाएगा 1/98 मोल्स। 40 ग्राम अगर तुम्हारे हाथ में दे दिए, इस हाथ में हम 40 ग्राम H2SO4 हाथ में नहीं देंगे, बीकर में देंगे, ठीक है। तो 40 ग्राम क्या हो जाएगा 40/98 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक कॉमन चीज दिखा, यहाँ देखो और यहाँ देखो, जो गिवन अमाउंट था, यानी कि हम पूछ रहे थे 40 ग्राम, आई वाज सप्लाइंग यू, तुम्हारे बीकर में दे दिए 40 ग्राम ऑफ H2SO4, बोले कि बताओ इसमें कितना मोल्स है, तुम्हारे हाथ में दे दिए 36 ग्राम ऑफ वाटर, चलो बीकर में दे देते हैं, तो बोले कि तुम्हारे बीकर में जो 36 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें मोल्स कितना है। तुम्हारे ऑक्सीजन को एक किसी एपरेटस में 32 ग्राम दिए, बोले कि ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम तुम्हारे पास है उसमें बताओ कितना मोल्स है। तो हम जो दे रहे हैं उसमें तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, यही तो है, या वही चीज क्वेश्चन में दे दिया। तो ये जो अमाउंट था, ये गिवन अमाउंट था, ये क्या था, गिवन अमाउंट। सारे के केस में ऊपर में गिवन अमाउंट है, ऊपर में गिवन अमाउंट है, और सारे के केस में नीचे वाला जो है वो उसका मोलर मास है। क्या है, मोलर मास। ये देखो मोलर मास है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज का जो निकालेंगे वो हो जाएगा गिवन मास। क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, और इन ग्राम। जैसे H2SO4 का मोलर मास क्या हो गया 98, ध्यान रहे ग्राम। मोलर मास बोलते हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स रिप्रेजेंट्स मोलर मास, और हम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहीं से सिंप्लीफाई होकर के आ गया
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब हम पूछ देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि जो क्वेश्चन में गिवन अमाउंट है वो गिवन अमाउंट को उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। इस फॉर्मूला को जिंदगी में कभी नहीं भूलना है, लॉजिक भी पता हो गया कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, जो कि हमारे क्वेश्चन में रहेगा। एग्जामिनर एक्चुअली देता है हमको बीकर में, हमारे हाथ में पूछता है कि बताओ इसमें कितना ये है मोल्स है अपॉन मोलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब मोल जैसे बता रहे थे कि वो डजन के जैसा होता है, 1 डजन में 12, तो सिमिलरली 1 मोल किसी भी चीज का एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.023 इनटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, यही तो है। तो इस चीज को ध्यान में रखने का है, दोनों सेम बात है, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। जैसे 32 ग्राम ऑफ O2 की बात कर रहे हैं, O2 जैसे बोले मॉलिक्यूल है तो कोई बात नहीं है, गिवन मास कितना है 32 ग्राम। फॉर्मूला से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 32 ग्राम बाय मोलर मास, मोलर मास इसका क्या हो जाएगा 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल किसी भी चीज का हो वो तो होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो हम पूछेंगे बताओ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना मोल्स है, तो तुम बोलोगे सर 1 मोल है, चलो सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 32 ग्राम में कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, तो क्या बोलोगे 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ O2 molecules, that is 6.023 into 10 to the power 23 molecules of O2, यही हो गया आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, गौर करो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे रहे हैं और सीधे मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगा, क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पार्टिकल्स आता है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। हमारा आंसर आया जैसे 80 ग्राम ऑफ O2, 80 ग्राम ऑफ O2 में कितना मोल्स है, पहला क्वेश्चन हो गया मोल्स कितना है। दूसरा पूछा जाए कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के निकालने के लिए पहले मोल्स देंगे, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 80 ग्राम गिवन मास अपॉन क्या है, O2 क्या है हमारा मॉलिक्यूल, तो मोल मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास, तो इतना मोल्स आ गया। अब पता है कि 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ध्यान देना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और अगर 1 मोल के बराबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर है तो हमारे पास जो है जो सब्सटेंस उसमें तो इतना ही मोल है, तो 80/32 मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 80/32 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules of O2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। अच्छा O के जगह O2 के जगह O करते तो यहाँ पर 16 हो जाता, 5 मोल्स हो जाता, तो हमारे पास बचता 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि O है तो एटम्स को बता रहा है, तो 5 मोल से हमको क्या फर्क पड़ता है, 5 मोल 20 भी पूछेंगे तो 5 into एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है ना, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल दिए तो 5 into 6.023 into 10 to the power 23, क्योंकि 5 मोल्स जैसे ही आएगा इसका मतलब वो 5 into एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा,
चाहे वो मेरा सेट हो, चाहे वो ऑक्सीजन एटम हो, इसके पहले में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछो और इसी तरीके से पढ़ाई जारी रखना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।